हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पहले एक बहुत छोटे बिंदु से शुरू हुआ था। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि उस बिंदु में बहुत भारी मात्रा में मैटर इकट्ठा था और अचानक से किसी घटना की वजह से वह बिंदु बहुत तेजी से फैलने लगा और उसकी गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा हो गई। यानी वह प्रकाश की गति से भी तेजी से फैलने लगा और उसी से हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा होता चला गया। उस बिंदु के अंदर बहुत भारी मात्रा में मैटर मौजूद था और यही मैटर आज हमें हमारे ब्रह्मांड में दिखाई देता है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत की थ्योरी को कहा जाता है द बिग बैंग थ्योरी और यही एकमात्र ऐसी थ्योरी है जिस पर वैज्ञानिक सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। इसके अभी पुख्ता प्रमाण हमारे पास में हैं जो यह बताते हैं कि ब्रह्मांड कुछ इसी तरह से शुरू हुआ होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म, वेदों और विज्ञान में हमेशा ही 36 का आंकड़ा चलता आया है और आज भी ऐसा ही है। वैज्ञानिक यह कहते हैं कि उनके द्वारा बताई गई वैज्ञानिक थ्योरी सही है। वहीं वेद और शास्त्र को मानने वाले लोग यह कहते हैं कि उनके वेदों में जो चीज दी गई है वह सही है। यानी ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई ऐसा प्रोसेस था ही नहीं, बल्कि किसी भगवान ने या किसी मौलिक शक्ति ने इसे बनाया है। ऐसी ही एक थ्योरी आजकल हमारे बीच काफी ज्यादा फेमस हो रही है, जिसे कहा जाता है वैदिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। इसमें भी कई सारी बातें बताई गई हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें विज्ञान का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यह विज्ञान के द्वारा दी गई थ्योरी को पूरी तरह से सही नहीं मानती है। इसके बारे में जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इस थ्योरी के बारे में बताने वाले हैं। हम ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि यह सही है या गलत, इसका निर्णय आप खुद ही ले सकते हैं। हमारा फर्ज है आपको ज्ञान देना और वही आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले से ही हम भारतीयों के पास काफी ज्यादा विज्ञान की नॉलेज थी। भारतीय सभ्यता पहली कुछ ऐसी सभ्यताओं में से एक थी जिसमें तारों पर रिसर्च करना चालू किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास कई सारे सुवेद भी थे जिसमें से काफी सारे तो अब गायब हो चुके हैं। उनमें सिर्फ भगवान से जुड़ी बातें ही नहीं बल्कि विज्ञान से जुड़ी बातें भी लिखी हुई थी। पहले के जमाने के लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे और इसीलिए शायद तब सबसे बड़ी बड़ी इन्वेंशन भी हुई थी, जैसे जीरो का इन्वेंशन जो आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। बिना जीरो के हम मैथ को समझ ही नहीं सकते हैं और अगर हम मैथ को समझ नहीं पाएंगे तो हमारे ब्रह्मांड को समझना तो बिल्कुल नामुमकिन ही है, क्योंकि मैथमेटिक्स को ब्रह्मांड की भाषा कहा जाता है। अगर आप भौतिकी यानी फिजिक्स को पढ़ते हैं या फिर खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत भारी मात्रा में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इसी की मदद से हम ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग सिमेट्री को पढ़ सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। विज्ञान के द्वारा दी गई स्ट्रिंग थ्योरी का इस्तेमाल इस वैदिक रश्मि थ्योरी में बहुत ज्यादा किया जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक यही ऐसी चीज है जो एक फंडामेंटल यूनिट है हमारे ब्रह्मांड की। जहां विज्ञान स्ट्रिंग पर आकर रुक जाता है, वहीं वैदिक थ्योरी इससे भी काफी अंदर तक जाती है और कहती है कि हमारे ब्रह्मांड की सबसे फंडामेंटल चीज प्रकृति है। इसे वैदिक साइंटिस्ट के द्वारा इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। वैदिक वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड हमेशा से ही यहाँ पर मौजूद है और ऐसा कभी नहीं था कि इसका जन्म हुआ। यह अपने आप में ही एक बहुत उलझाने वाला स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी यह समझते हैं कि आखिर यह थ्योरी कहती क्या है। इसके बाद वैदिक वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड मौजूद तो बहुत पहले से था, लेकिन यह इनएक्टिव था, यानी इसमें एक भी वाइब्रेशन नहीं हो रही थी। अब वाइब्रेशन का हमारे ब्रह्मांड से सबसे बड़ा नाता है, क्योंकि इसके बिना हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं रह सकता। पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि हमारे ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज एटम है। कई सालों तक इसी बात को माना गया, जब तक हमारे पास अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं आ गए। फिर एक बार किसी और चीज की रिसर्च करते हुए वैज्ञानिकों ने एक छोटे से पार्टिकल को पकड़ा जिसका चार्ज नेगेटिव था और उसे कहा जाने लगा इलेक्ट्रॉन। और तब वैज्ञानिकों को यह पता चला कि यह तो एटम से भी छोटा है। यानी एटम से भी कई सारी छोटी चीजें हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जिन्हें हम अभी तक नहीं खोज पा रहे हैं। वैज्ञानिकों की इस सोच ने रिसर्च को और ज्यादा बढ़ावा दिया और वैज्ञानिक और भी ज्यादा पार्टिकल को ढूंढने की ओर आगे बढ़ने लगे और इसीलिए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का निर्माण किया गया, जो स्विट्जरलैंड में मौजूद है।
और एक ऐसी जगह है जहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलग अलग पार्टिकल्स के साथ प्रकाश की गति के आसपास गति से टकराया जाता है, जिसमें होता ये है कि किसी नए मैटर का निर्माण होता है या फिर कई बार तो हमें नए नए पार्टिकल ही मिलते रहते हैं। और यह एक्सपेरिमेंट काम आया। आज भी जितने भी नए पार्टिकल की खोज होती है उनमें से 99% पार्टिकल इसी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से ढूंढे जाते हैं। आपको यह भी बता दें कि यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई आज तक की सबसे बड़ी मशीन है, जो आज भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसके बाद वैज्ञानिकों को कई सारे पार्टिकल मिलते रहे, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक समय पर वैज्ञानिक यह मानने लगे थे कि यही हमारे ब्रह्मांड की आखिरी यूनिट है। इनसे छोटे पार्टिकल हमारे समाज में मौजूद नहीं हो सकते और यही एक फंडामेंटल यूनिट को बनाते हैं। बाद में फिर से वैज्ञानिक गलत साबित हुए और उन्हें पता चला कि इससे भी छोटे पार्टिकल ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर बनाते हैं। इन पार्टिकल का नाम है क्वार्क्स और ये करीब 6 तरह के होते हैं: अप, डाउन, चार्म, स्ट्रिंज, टॉप एंड बॉटम। इनमें से अप और डाउन पार्टिकल को छोड़कर बाकी सब काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और इसीलिए यह आपस में मिलजुल कर नए नए पार्टिकल को बनाते रहते हैं। एक प्रोटॉन जो एटम के अंदर मौजूद होता है और न्यूक्लियस में रहता है, उसके अंदर 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क होता है। वहीं न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में रहता है, उसके अंदर 2 डाउन क्वार्क्स और 1 अप क्वार्क होता है। अब यहाँ पर भी वैज्ञानिक यह मान चुके थे कि इससे छोटा पार्टिकल मौजूद नहीं हो सकता और अभी तक के लिए हमें इनसे कोई छोटा पार्टिकल मिला भी नहीं है। लेकिन फिर वैज्ञानिक किसी एक सॉलिड पार्टिकल की जगह एक स्ट्रिंग या वाइब्रेशन को ढूंढने लगे, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि यही हमारे ब्रह्मांड की एकमात्र फंडामेंटल यूनिट हो सकती है। इसी के दम पर क्वांटम फिजिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें यह बताया जाता है कि हमारे ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है, बल्कि ऐसी ही वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स है जो अलग अलग फील्ड में मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे ब्रह्मांड में कई अलग तरह की फील्ड भी मौजूद हैं और वैज्ञानिकों के मुताबिक इनकी संख्या 16 है। इन 16 फील्ड में से 4 फोर्स की हैं, बाकी बची हुई 12 फील्ड मैटर के पार्टिकल्स की हैं। अब जब इन्हीं फील्ड को एनर्जी मिलती है तो इनमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और इसी वाइब्रेशन से अलग अलग पार्टिकल का निर्माण होता है, जो बनते और नष्ट होते रहते हैं। मान लीजिए आपने एक फील्ड को एनर्जी दी तो वहां पर एक पार्टिकल का जन्म होगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब वहां से वह एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और तब उस पार्टिकल का अंत हो जाएगा। खैर, यह तो हुई विज्ञान की बात। आइए अब रश्मि थ्योरी में वापस से चलते हैं। वैदिक रश्मि थ्योरी भी इन्हीं स्ट्रिंग्स पर विश्वास करती है और कहती है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसी ही बेसिक स्ट्रिंग्स मौजूद हैं, जो सबसे छोटी यूनिट तो नहीं है, लेकिन सबसे छोटी मैटर की फंडामेंटल यूनिट्स हैं। यह जब अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करती हैं तो अलग अलग चीजों का और अलग अलग पार्टिकल का निर्माण होता है। इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जब आप एक गिटार को बजाते हैं तो आप जितनी एनर्जी उस गिटार में देंगे और जिस तरह से उस गिटार में एनर्जी को अपनी उंगलियों द्वारा लगाएंगे, वो वैसी ही धुन प्रोड्यूस करेगा। गिटार में भी स्ट्रिंग लगी होती है और जिस तरह से आप उसकी स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाएंगे, धुन कुछ वैसी ही आएगी। और ऐसा ही हमारे ब्रह्मांड में भी होता है। फील्ड को जितना ज्यादा और जिस तरह से एनर्जी मिलेगी, वह उसी हिसाब से अलग अलग पैटर्न में वाइब्रेट करेगी और जैसे वह अलग अलग वाइब्रेशन को उत्पन्न करेगी, वैसे ही अलग अलग पार्टिकल का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। वैदिक रश्मि थ्योरी में प्रकृति नाम के भी एक कॉन्सेप्ट को बताया जाता है, जिसमें यह बताया गया है कि हमारा ब्रह्मांड एक समय ऐसे ही स्टेज पर था जब उसमें एक भी हलचल नहीं हो रही थी और यह पूरी तरह से शांत था। इसमें जितनी भी फील्ड मौजूद थी, उनमें जरा सी भी एनर्जी नहीं थी और वह एक भी पार्टिकल को प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे और इसीलिए ना ही ब्रह्मांड में रोशनी थी और ना ही टेम्परेचर और ना ही कुछ और था। फिर वेदों के अनुसार यह बताया गया कि जब भगवान की नींद खुली तो हल्का सा वाइब्रेशन हमारे इस फील्ड में उत्पन्न हुआ और उसी से यह वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ता गया और नए पार्टिकल बनने चालू हो गए। और फिर ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में तापमान का कॉन्सेप्ट आया, फिर लाइट आई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने भी इस पूरे ब्रह्मांड को भरना चालू कर दिया। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लियर करने वाली बात जो है वह यह है कि जरूरी नहीं है कि वहाँ पर हम यह माने कि भगवान या किसी और चीज की आंख खुली या कोई और चीज जिंदा हुई। इसे हम विज्ञान के नजरिए से यह कहकर समझ सकते हैं कि किसी घटना की वजह से या फिर किसी और प्रोसेस की वजह से ब्रह्मांड में मौजूद फील्ड्स में
वाइब्रेशन आई और उसी से इतने सारे पार्टिकल का निर्माण हुआ। यह थ्योरी सिर्फ इतने में ही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि इसे पूरे 2800 पन्नों में लिखा गया है। और इतने बड़े कॉन्सेप्ट को एक छोटे से YouTube वीडियो में समझाना काफी ज्यादा कठिन है। खैर, इसकी खास बात यह है कि यह विज्ञान की सबसे प्रचलित थ्योरी के मेन कॉन्सेप्ट को उठाती है और सबको जोड़कर एक ऐसी थ्योरी को बनाकर दे देती है जो हर जगह अप्लाई की जा सकती है और इसके रिजल्ट भी बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। अभी तक हम मात्र एक ही थ्योरी को बहुत अच्छे से मानते थे, यानी बिग बैंग थ्योरी। लेकिन अब हमारे पास एक और थ्योरी है जिसे हम ब्रह्मांड को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इसे भगवान से जोड़ते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यह भगवान से कहीं से भी नहीं जुड़ी हुई है। इसमें पूरी तरह से विज्ञान का इस्तेमाल किया गया है और ऐसा भी नहीं है कि विज्ञान का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया हो। बस इस थ्योरी की भी दिक्कत वहीं पर आकर अटकती है जहां पर बिग बैंग थ्योरी की दिक्कतें शुरू होती हैं, यानी इन्हें प्रूफ नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि यह वेदों से बनी हुई थ्योरी है, इसलिए इसमें मैथ को भी लगाना काफी ज्यादा कठिन है। आपका इस थ्योरी के बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।